तो चलिए आज बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के उस महान शासक की जिनका नाम आज भी शक्ति, कला और दूरदर्शिता के साथ जोड़ा जाता है, कृष्णदेव राय। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही दमदार बयान से। और जरा गौर कीजिए, ये शब्द किसी इतिहासकार के नहीं है, बल्कि उनके एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हैं। अब जब कोई दुश्मन ऐसी तारीफ करे तो ये सवाल तो उठता ही है, आखिर कृष्णदेव राय इतने महान क्यों थे? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कृष्णदेव राय कौन थे और उनका दौर क्या था, मतलब इतिहास में उन्हें कहाँ रखा जाए। तो कृष्णदेव राय तुलुव राजवंश से थे। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा, यानी सिर्फ 20 साल। लेकिन यही वो 20 साल थे जब विजयनगर साम्राज्य अपनी कामयाबी के बिल्कुल शिखर पर पहुंच गया था। किसी भी साम्राज्य को शिखर तक ले जाने के लिए सबसे जरूरी होती है सैन्य ताकत। तो चलिए सबसे पहले कृष्णदेव राय की शक्ति की बुनियाद को समझते हैं, उनकी बेजोड़ मिलिट्री जीनियस को। कृष्णदेव राय की सबसे बड़ी पहचान थी उनका अजेय रिकॉर्ड, मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे दक्षिण के बहमनी सुल्तान, जो हमेशा विजयनगर से भिड़ते रहते थे, उन्हें भी कृष्णदेव राय ने हराया। और इसके बाद तो पूरे दक्षिण भारत में उनका दबदबा कायम हो गया। उनके सैन्य करियर का सबसे बड़ा मोड़ थी रायचूर की लड़ाई। यहां बहमनी सल्तनत पर जो जबरदस्त जीत मिली, उसने दक्षिण भारत में उनकी सत्ता पर आप कह सकते हैं आखिरी मोहर लगा दी। लेकिन और यही बात कृष्णदेव राय को सबसे खास बनाती है, वो ये है कि ये अजेय योद्धा एक कमाल का विद्वान और कला का बहुत बड़ा पारखी भी था। चलिए अब उनके इस पहलू पर नजर डालते हैं। उनके दरबार के शान थे अष्टदिग्गज, यानी 8 महान तेलुगु कवि। जरा सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे उस दौर के सबसे बड़े लिटरेरी सुपरस्टार्स एक ही जगह, एक ही दरबार में इकट्ठा हों। इसीलिए उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। पर वो सिर्फ कवियों की कद्र ही नहीं करते थे। कृष्णदेव राय खुद एक बहुत ही बेहतरीन कवि और लेखक थे, जिनकी लिखी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं। उनकी सबसे मशहूर रचना है तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यद, और साहित्य में उनके इसी बड़े योगदान की वजह से उन्हें आंध्र भोज जैसी उपाधियां भी मिली। इससे पता चलता है कि कला और संस्कृति उनके लिए कितनी ज्यादा अहमियत रखती थीं। तो एक महान योद्धा और एक विद्वान होने के अलावा वो एक दूर की सोचने वाले राजनेता भी थे। अब चलिए उनके इस राजनीतिक कौशल को भी समझते हैं। उनकी राजनीतिक समझ का सबसे अच्छा उदाहरण है उनकी विदेश नीति, खासतौर पर पुर्तगालियों के साथ उनके रिश्ते। ये उनकी कमाल की रणनीतिक सोच को दिखाता है। देखिए, उनकी सोच कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने पुर्तगालियों से दोस्ती की, उनसे बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े खरीदने का अधिकार हासिल कर लिया, और इस एक कदम से अपनी घुड़सवार सेना को पूरे दक्षिण भारत में सबसे ताकतवर बना दिया। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। उनकी दूरदर्शिता सिर्फ जंग और व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने शहरी विकास पर भी पूरा ध्यान दिया और अपनी मां के नाम पर नागलपुरम नाम का एक पूरा का पूरा शहर बसाया। ये दिखाता है कि वो अपने साम्राज्य को भविष्य के लिए भी तैयार कर रहे थे। तो एक अजेय योद्धा, एक महान कवि, एक चतुर राजनेता, ये सारे पहलू मिलकर कृष्णदेव राय की विरासत को आखिर कैसे बनाते हैं? तो जब हम इन सारी उपलब्धियों को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कृष्णदेव राय की महानता किसी एक वजह से नहीं थी। वो एक संपूर्ण शासक थे, एक अजेय योद्धा, एक महान विद्वान और एक चतुर राजनेता का एक अद्भुत संगम। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि एक महान शासक को क्या चीज परिभाषित करती है? क्या वो एक योद्धा होता है, एक विद्वान, या फिर एक राजनेता? कृष्णदेव राय की कहानी हमें बताती है कि शायद सच्चा महान शासक वही है जिसमें ये तीनों गुण एक साथ मौजूद हों। उनकी विरासत आज भी हमें एक संपूर्ण नेतृत्व की परिभाषा पर सोचने के लिए मजबूर करती है।